हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू वर्ल्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं हूं राजेंद्र, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए सारे शिफ्ट में, वो मैं डिस्कस करूंगा एपिसोड 22। ये पहला एपिसोड मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं ये जो भी ये दो ये तीन चार एपिसोड में ये पूरा जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन जो भी डिफरेंट शिफ्ट में पूछे गए हैं, 2016 का जो आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे ने लिया था, उसमें टोटल आई थिंक 16 शिफ्ट में पेपर लिए थे। तो वो सारे 16 शिफ्ट के पेपर मैं यहाँ पे कवर करूँगा, जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मैं जो स्टैटिक मतलब आपका जीएस है, जनरल स्टडी है, वो भी कवर कर दूंगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में 2016 में, वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा मैं वो भी कवर करूंगा जो आपका प्रीवियस ईयर जितने भी आरआरबी सेंटर्स के क्वेश्चंस पूछे हैं इसी एपिसोड, ये एपिसोड 1 बना रहा हूँ मैं। इसके बाद ये कंटिन्यू एपिसोड बनता जाएगा ताकि आपको ये सारा वीडियो मिलता रहे। और जो भी आपके एग्जाम है जो दिसंबर में होने वाले ग्रुप डी या एनटीपीसी का, ये उसको जनरल साइंस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ में दोनों कवर करूंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे हम लोग। उससे पहले मेरे चैनल को IQ वर्ल्ड को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये आप पेपर हुए थे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016। ये आप देखिए, मैंने एक यूज़र का ये पेपर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका रोल नंबर दिया हुआ है, पार्टिसिपेंट नेम दिया हुआ है। इसने ये पूरे पेपर को डाउनलोड किया। तो इसका मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये एक किसी यूज़र का है, ताकि आपको भरोसा हो कि नहीं प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस हो किया जा रहा है, ताकि आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट उसका इन्फॉर्मेशन है। जो पेपर डाउनलोड हुआ एग्ज़ाम देने के बाद, जब भी आप आरआरबी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक लिंक दिया जाता है, ताकि आप देख सकें कि आप कितने क्वेश्चंस को गलत किया है, कितने आंसर सही किया है। तो ये इस तरह आप यहाँ से आपको एक भरोसा होगा कि मैं आपके लिए गलत वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, इसमें से आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है, क्योंकि रेलवे जो है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें याद करके रखेंगे, और आपके जो भी ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें ये आपके लिए मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो भी पहला एपिसोड है उसको। तो जिसमें देख सकते हैं कि ये प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्न नंबर 6 था, जो आपका शिफ्ट 3 में हुआ था ये पेपर। आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को वो ये पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज। जो सॉलिड आयोडीन होता है उसका कलर क्या होता है? तो उसका कलर होता है हमारा पर्पलिस ग्रे टू ब्लैक। जो पर्पलिस ग्रे टू ब्लैक होता है सॉलिड आयोडीन का, इसमें क्या होता है देखिए, जो ब्लैक क्रिस्टल सॉलिड होता है वो मतलब कि हमारा आयोडीन मेल्ट कितने डिग्री पे कर जाता है, मतलब पिघल कितने डिग्री पे पिघलता है? 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघलता है। 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघल जाता है, और ये बॉयल हो जाता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन क्या होता है? तो पर्पलिस ग्रे टू ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इन 2015 a new species of the genus Homo was discovered in the Dinaledi chamber of the Rising Star Cave System, Cradle of Humankind, साउथ अफ्रीका। इन 2015 में एक न्यू स्पीसीज जीना होमो एक होगा, एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर किया गया था, जिस मतलब जीनस होमो का एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर किया था। कहाँ पे? डैनियल चैम्बर ऑफ राइजिंग स्टार केव सिस्टम में। वो कहाँ पे है? हमारा साउथ अफ्रीका में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो मतलब कि कब हुआ था, मतलब किसने किया था, तो वो क्या था आपको बताना है। तो वो है हमारा होमोनेलैडी और न्यू स्पेसिस है, मतलब कि जीनस होमो जो डिस्कवर्ड हुआ है इस चैम्बर में। कहाँ पे? द राइजिंग स्टार केव सिस्टम में, कर्डल ऑफ ह्यूमन काइंड। ये क्या है आपका उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, जो 2015 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो मैं भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर वीडियोस बनाता हूँ, हिंदू एनालिसिस करता हूँ। वो आप चाहें तो आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर आप देख सकते हैं। आपको जो भी अभी रेलवे एग्जाम होगा उसमें ये बहुत मदद करेगा। तो जनरल जो साइंस क्वेश्चन में आता है उसमें कुछ करंट अफेयर के भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज़्यादातर स्टैटिक आते हैं, और करंट अफेयर के भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो डेली बेसिस पे आपको कवर करता हूँ वीडियोस करंट अफेयर का, उससे आपको जनरल साइंस और स्पोर्ट्स और सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। तो आप उसको देखते रहिएगा, जो भी रेलवे में आपका करंट अफेयर सेक्शन होगा उससे वो कवर हो जाएगा। ये जो जनरल साइंस में आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो ये क्या था उस समय का करंट अफेयर था। तो वो कहाँ वो किसने किया था? ये होमो नेलाडी ने किया था। होमो
नेलैडी ने किया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इन्वेंशन केम फर्स्ट, इनमें से वो कौन सा जो तंत्र था जो पहले आया, आविष्कार किसका सबसे पहले आविष्कार पहले हुआ। तो आप देखिए जैसे टेलीग्राफ है, टेलीस्कोप है, या टेलीफोन है, या टेलीटाइप है, इनमें से वो कौन सा यंत्र है जिसका आविष्कार पहले हुआ था। तो हमारा कौन सा यंत्र था, तो वो यंत्र था टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का आविष्कार पहले हुआ था इन सब से, ये जो भी हमारा टेलीग्राम है या फिर टेलीफोन है या टेलीटाइप है, उसमें से इन सभी यंत्रों में से टेलीस्कोप सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। आप देख सकते हैं जब हमारे गैलीलियो गैलीली समय में, उस समय में जब रोटेशन ऑफ अर्थ और इसका जो खोज हुआ था तो किसके जरिए हुआ था, वो टेलीस्कोप से ही देख के ये चीज़ें डिस्कवर की गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हुई नहीं थी कि हम सैटेलाइट भेज सकें या फिर अर्थ का मूवमेंट देख सकें या रोटेशन देख सकें। तो उस समय वो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन की जाती थी। तो ये इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन था जो पहले आया है, वो हमारा टेलीस्कोप आया है। कौन आया पहले, टेलीस्कोप। ये सब याद रखिएगा, स्टैटिक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट अर्थ एटमोस्फेयर, इनमें से वो कौन सा रेज है जो अर्थ एटमोस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, जो हमारा आउटर स्पेस से अगर कोई रेज आ रहा है और हमारा एटमोस्फेयर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको उसके अंदर नहीं आ सकता। इनमें से वो कौन सा रेज है, तो वो कौन सा रेज है, वो हमारा एक्स रेज। कौन सा रेज है, एक्स रेज। वो रेज है जो भी आउटर स्पेस में है, और आउटर स्पेस से अगर वो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर एंटर करना चाहता है तो वो एंटर नहीं कर सकता, वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसमें जो भी और चीज़ें हम जानेंगे, आपको बताएंगे आपको, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए थिक इनफ दैट वर्चुअली नो एक्सरे आर एबल टू पेनिट्रेट फ्रॉम आउटर स्पेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक लेयर का है, मतलब बहुत मोटा है, और जो एक्सरे आउटर स्पेस में है जब वो पेनिट्रेट करने की, उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है। तो वो कौन सा रेज है, वो है एक्स रेज। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है ताकि ये जो यूज़र ने ऑप्शन चूज़ किया था, ऑप्शन 2 चूज़ किया था, जो कि ये ऑप्शन उसका गलत था, इसका 3 का बी, ये बी आंसर है। तो इसलिए मैंने दिया कि आपको पता चले कि ये एग्जैक्ट रेलवे से उठाया हुआ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ये स्टेटस सभी मैंने डाला है कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने क्या ऑप्शन चूज़ किया है, तो इससे आपको भरोसा होगा। और ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो कौन है, कॉपर डाइऑक्साइड। कॉपर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैस क्या है, वैसा गैस जो हमारा जनरली क्या करता है, एक रेडिएशन एनर्जी इमिट करता है, मतलब बाहर निकालता है। पहले हम जब फ्रिज यूज़ करते थे तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, तो उससे क्या होता था कि जो भी रेडिएंट एनर्जी बाहर निकलता था वो ग्रीन गैस के वजह से हमारा क्या होता था, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर वो डिप्लीट होता था, मतलब उसको ओजोन लेयर में छेद हो गया था। तो अब इसी सब चीज़ को अब बहुत कम करने के लिए अब CFC यूज़ नहीं होता है हमारे रेफ्रिजरेटर में। तो इनमें से वो कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो कॉपर डाइऑक्साइड वो गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। या ग्रीन हाउस गैस में जनरली हमारा जो रेडिएंट एनर्जी इमिट करता है उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इफ द pH वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज लोअर देन 7, अगर किसी सब्सटेंस का, किसी वस्तु का pH मान्य 7 से कम हो तो वो क्या होता है। अगर pH मान्य 7 से कम हो तो वो क्या कहलाता है। अगर pH 7 हो तो उसको हम बेस कहते हैं, जो न्यूट्रल रहता है, और जो न्यूट्रल रहता है। अगर pH 7 हो तो वो न्यूट्रल रहता है, और pH 7 से ऊपर हो तो वो बेस कहलाता है, बेसिक इन नेचर। और pH 7 से कम रहता है तो क्या कहलाता है, एसिडिक इन नेचर। क्या कहलाता है, एसिडिक इन नेचर। तो अब देखिए 2 का सी आंसर है, सी में क्या हमारा एसिड। इफ द pH वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज लोअर देन 7, अगर किसी भी वस्तु का pH लोअर देन 7 होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, मतलब अम्लीय होगा। समझ में आ गया। इसमें देखिए यूजर ने क्या चूज किया, ऑप्शन चूज किया है 3 क्या है, 3 का ए, जबकि ये गलत है। इसने क्या चूज कर दिया, न्यूट्रल चूज कर दिया। यहाँ पे वैल्यू क्या बोल रहा है, लोअर देन 7 ही नहीं बोल रहा है। अगर 7 होता तो हमारा न्यूट्रल होता। अगर यहाँ पे लोअर देन 7 बोल रहा है, इसका मतलब कि हमारा pH वैल्यू क्या होना चाहिए, कम है, तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर होगा, मतलब अम्लीय नेचर का होगा, वृत्ति का होगा। इन 2013 द फर्स्ट ह्यूमन लिवर वॉज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल्स। इन 2013 में फर्स्ट ह्यूमन लिवर वॉज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल्स। 2013 में पहला ह्यूमन लिवर कहाँ ग्रो किया गया था, किसके थ्रू, स्टेम सेल्स के थ्रू। किस देश में ये इन्वेंशन किया गया था, ये खोजा गया था, तो वो जापान में किया गया था। जापान वो देश है जहाँ पे ये इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। इसमें यूज़र ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, इनमें से वो कौन सा है जो रिच सोर्स नहीं है कैल्शियम का। जैसे चीज़ है, कोलार्ड ग्रीन्स है, फिग्स है, या फिर कैरोट्स है, तो वो
कैरोट्स होगा। कौन होगा? कैरोट्स। कैरोट्स कैल्शियम का कोई भी तरह का स्रोत नहीं है। गाजर क्या है? गाजर का में कैल्शियम का स्रोत नहीं होता है। कैल्शियम का स्रोत ज़्यादातर जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट में होता है। दूध हो गया, दूध क्या है? हमारा कैल्शियम का स्रोत है। तो गाजर में हम गाजर से विटामिन डी ले सकते हैं, उससे हम कैल्शियम से सॉरी कैल्शियम नहीं ले सकते। तो ये याद रखिएगा कि इसमें से जो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम कौन नहीं है? वो हमारा कैरोट्स नहीं है। कौन नहीं है? कैरोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 66 था। आप देख रहे होंगे कि ये मैंने उठाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ उस पेपर में क्वेश्चन नंबर 66 था ये, और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 62 था ये। तो इस तरह का जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट मतलब ये शिफ्ट नंबर 3 है। आप देखिए 2 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, सो 2016 शिफ्ट 3 में। तो इसमें 13 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस से। इंडियन बोर्न शिवा यदुराई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ। जो हमारे भारतीय एक शिवा यदुराई हैं, ये इंडियन है। इनमें से किस चीज़ का उन्होंने खोज किया था? तो किसका खोज किया था? उन्होंने ईमेल का खोज किया था। आज ईमेल पूरा दुनिया यूज़ कर रही है, तो इनमें से उन्होंने ईमेल का खोज किया था। याद रखिएगा ये स्टैटिक पॉइंट। रिलोकेशन ऑफ ए इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट टू अ प्रोटेक्टेड एरियाज इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड। अब जैसे ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हम रिलोकेशन कर रहे हैं किसको? जैसे कि मान लीजिए प्लांट का एक अपना स्पीसीज है या एनिमल का एक अपना स्पीसीज है, उसके अपने नेचुरल हैबिट में ना रहने के लिए हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जहाँ कि उसको उसी तरह का हैबिट मिल जाए या फिर उसी तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए। तो ये क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेक्नोलॉजी को या उस मेथड को, जो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिलोकेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि जो उसका नेचुरल, एक ह्यूमन बींग को ग्रो करने के लिए या ह्यूमन में जो भी चीज़ें हो रही है, बायोलॉजिकल चीज़ें, उसका जो एक नेचुरल हैबिट है, उसको उसी तरह का हम एक मैन मेड हैबिट प्रोवाइड करें, या एनिमल में हो या ह्यूमन में हो। तो उस प्रिजर्वेशन को, उस टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन को हम क्या कहते हैं? जो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्स सेतु कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स सेतु कंजर्वेशन, उसको कहते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। इसमें उसने आंसर किया क्या? तो ऑप्शन 3 का ही इसने सही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 87 था उस पेपर का जो इसमें हुआ था। ये शिफ्ट 3 का है। मैं 1 2 3 4 5 मतलब जितने भी शिफ्ट हुए थे सबका कवर करूंगा। इन 1831 इलेक्ट्रिसिटी बिकम वाइबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी। 1831 में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा माध्यम बना था टेक्नोलॉजी की दुनिया में यूज़ करने के लिए, जो कि किनके थ्रू, किनके द्वारा आविष्कार किया गया था? उस समय डायनामो में, मतलब वो क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनामो। इनमें से कौन थे जो क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनामो? इलेक्ट्रिक डायनामो किनके द्वारा बनाया गया था? वो हमारा माइकल फ्राइडे थे। कौन थे? ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, माइकल फ्राइडे, इसको याद रखिएगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी के ये इलेक्ट्रिसिटी मेजर यूनिट भी हमारा फ्राइडे होता है। इलेक्ट्रिसिटी मेजर यूनिट भी फ्राइडे होता है। माइकल फ्राइडे थे वो जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था। उस समय टेक्नोलॉजी में यूज़ होने लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 93 था। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जिसमें इसे 93 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स गेट टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ। जब किसी ऑब्जेक्ट को, क्या बोल रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स, किसी ऑब्जेक्ट को हम सबसे जब स्ट्रेट ऊपर फेंकते हैं और वो अपने टॉप पोजीशन पे चला जाता है, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वेलोसिटी 0 रहता है कि एक्सीलरेशन 0 रहता है? वेलोसिटी 0 रहता है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी 0 इज 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी क्या होता है? गति। और जो एक्सेलरेट करने की क्षमता, एक मूव, जैसे हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन करने का मतलब हुआ कि जो जब पार्टिकल मूव कर रहा है, जहाँ से इनिशियल स्टेज पे, जहाँ पे, वहाँ से जो मूव करने की स्पीड को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और जिस गति से वो भाग रहा है उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो उस समय क्या होता है? जब वो टॉप लेवल पे, टॉप पे पहुँच जाता है, अपने टॉप पाथ पे पहुँच जाता है, तो वहाँ पे उसका क्या रहता है? वेलोसिटी 0 हो जाता है। क्या होता है? वेलोसिटी 0 हो जाता है। वेलोसिटी इज 0, और उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना रहता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रहता है, 10 मीटर पर सेकंड का। इसमें यूजर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलरेशन ऑफ ए ब्रास। इनमें से वो कौन सा गैस है जो कि डिसकलरेशन ऑफ ब्रास के लिए रिस्पॉन्सिबल? डिसकलरेशन मतलब उसको फेड कर देता है, कोई उसमें भी कोई कलर नहीं होता है और उसको भी कलर फेड कर देता है, मतलब अपने जैसा कर देता है। तो वो कौन धातु है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलरेशन ऑफ ए ब्रास। अगर ब्रास हमारा क्या है, इसमें से एक गैस है, और ब्रास भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो अगर ब्रास अगर एयर में है तो उसमें से ब्रास को भी कलरलेस कर देता है। तो वो कौन सा धातु वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से भी ब्रास कलरलेस दिखता है? तो वो कौन सा धातु है हमारा? वो है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वो धातु है, हाइड्रोजन सल्फाइड वो धातु है जिसके वजह से, क्योंकि ये कलरलेस होता है,
तो ब्रास को भी जब एयर में वो रहता है तो उसको भी कलरलेस कर देता था, कलरलेस कर देता है। तो ये था टोटल जो 13 क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में जो पूछे गए थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसको याद रखिएगा। और ये कंप्लीट मैंने फर्स्ट अभी पहला एपिसोड बनाया है, दूसरा तीसरा चौथा जो भी जितने भी एपिसोड होंगे मैं पूरा बनाता जाऊँगा, और आपको ये मे बी या फिर नहीं, डेफिनेटली आपको ये एग्ज़ाम में काम आएगा। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सजेशन दीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आ पाऊँ और आपको बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोस जो भी अपलोड करते हैं उसको देखते रहिए। इससे अगर वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जो भी मैंने लेटेस्ट वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ताकि आप वो वीडियो देख सकें। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।